देखिए माशाल्लाह आप तो अच्छे ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं फिर भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जो बॉडी बिल्डर है ना, इनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, आजकल जो है ना एक टर्म और यूज़ होती है, तो मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करना चाहूँगा, कायरोप्रैक्टर वर्सेस फिजियोथेरेपिस्ट। दोनों डिफरेंट हैं। अगर किसी भी शख्स को अगर हाथ सिर्फ आगे से नहीं उठ रहा तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे वो जिम वाले हों, ऑफिस वाले हों या नॉर्मल लोग हों, सुबह उठे, ठीक है, या फटीग है, थकन सी है, तो ये प्रॉब्लम हमारे सोने में है या हमारे उठने के बाद है? पिलो की जो हाइट है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है आपकी शोल्डर की विड्थ के हिसाब से। शोल्डर की विड्थ, जो आपकी शोल्डर की विड्थ है वही पिलो की हाइट होनी चाहिए। देखिए आइडियल जो पोजीशन है ना सोने की, वो है साइड लाइन। हाय, दिस इज़ इमरान और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। 17 साल का एक्सपीरियंस है, सो लेट्स गेट एम्पावर्ड विद हिम। डॉक्टर आफाक, वेलकम टू एम्पावर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू इनविटेशन के लिए, थैंक यू सो मच सर। इट्स माय प्लेजर एंड आई वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। वेल नो इशू, टाइम तो निकालना था क्योंकि आपने ऐसा टची सेंटेंस कहा था कि लोगों को अवेयरनेस देनी है, तो मैं इसका बड़ा शौकीन हूँ कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो, इसलिए टाइम तो निकालना था। इसमें कोई बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर आफाक के कुछ एक इनिशिएट लिया है छोटा सा लोगों की अवेयरनेस के लिए। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसलिए। तो कैसा रहा आपका आने का सफ़र? ट्रैफिक वगैरह तो नहीं मिला आपको एज़ यूजुअल कराची की जो मामला आते हैं? मैंने आपका मेरा कमिटमेंट हुआ था 7 बजे आने का, आपने मुझे कहा था कि 7 बजे यहाँ पहुँच जाइएगा, लेकिन माशाल्लाह हमें पता है कि हम कराची में रहते हैं, तो आप ये देखें कि मैं 7 बजे निकला हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट अपने टाइम के मुताबिक कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन ट्रैफिक मुझे बहुत मिला, बहुत पैथेटिक था पहुँचना यहाँ। अनफॉर्चुनेटली आज आपके साथ ये हुआ, थोड़ा बंदा एग्जॉस्ट भी हो जाता है यार, एक जगह जाना है, कुछ प्रोडक्टिविटी हमारी है, तो माइंड सेट थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, मतलब दिमाग थोड़ा सा थकना शुरू हो जाता है, फटीग हो जाती है, मेंटली फटीग जिसको हम मेंटली फटीग के लिए, लेकिन फटीग सिर्फ बॉडी होती है। अच्छा, बॉडी होती है, माइंड नहीं होता फटीग? माइंड जो है वो फटीग नहीं होता। माइंड क्या होता है? माइंड जो है हैवीनेस फील करता है। माइंड जो है वो ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आप जहनी तौर पे बहुत सारी सोचें ले लें आप या सफ़र कर लें आप, तो बहुत थकावट फील करता है। थकावट फील करता है, मतलब। डॉक्टर आफाक, लाइक आपका 17 साल का एक्सपीरियंस है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माशाल्लाह से, और अपनी सर्विसेज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट दे रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि ऑडियंस को आप डायरेक्टली खुद कनेक्ट करें, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल इमरान, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और आपने लोगों से कनेक्ट होने का मुझे मौका दिया। माय प्लेजर। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना इस तरह से करा दूं कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आफाक शेख है, एज यू नो। तो जो है क्या कहते हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बकाया मेरी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जो है मेरे 2 क्लिनिक हैं, उसमें मैं क्लिनिकल हेड हूँ, और मेरा एकेडमिक और प्लस क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है वो 17 ईयर्स का है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें मैं क्लिनिकल भी देखता हूँ, पेशेंट को देख रहा होता हूँ, पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं हम लोग। उसके अलावा मैं टीचिंग भी करता हूँ। चलिए माशाल्लाह, तो ये हो गया डॉक्टर आफाक का छोटा सा इंट्रोडक्शन, तो आगे हम स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। सो डॉक्टर आफाक, जैसे कि आजकल का हमारा लाइफ स्टाइल है, हर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ मामलात हैं, चाहे वो ऑफिस वाले हों या जिम वाले हों या नॉर्मल लोग हों, ये पेन किलर की तरफ ही क्यों जाते हैं हम लोग? दरअसल देखें, वही जो आपने मुझसे एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी हमने फिजियोथेरेपी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देनी, तो फर्स्ट अवेयरनेस यही है कि हर चीज़ का इलाज जो है वो मेडिसिन ही नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह अवेयरनेस होती जा रही है, हमारे स्पेशली हमारे डॉक्टर्स को अवेयरनेस होती जा रही है, तो वो फिजियोथेरेपी के बारे में जान चुके हैं। तो बेसिकली अब वो जो है ना, वो मेडिसिन ख़त्म होती जा रही है। अब मैनुअल मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसकी तरफ लोग आ रहे हैं। मैनुअल, इसको मैनुअल मेडिसिन का नाम दे सकते हैं, राइट? मैनुअल मेडिसिन मतलब छोटी सी डेफिनेशन है फिजियोथेरेपी की कि जो बैरूनी तरीके से इलाज किया जाए बॉडी को या पेन को, या किसी भी वटेवर जो भी चीज़ होती है, पेन हो, आपका दर्द हो, जिसको हम एडीएल्स में लेकर आ रहे होते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी की डेफिनेशन इतनी सी है कि तभी तरीके से जो इलाज किया जाए उसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। अच्छा, जब भी फिजियोथेरेपी का नाम आता है ना, तो लाइक वो मेंटली यही होता है, माइंड बना हुआ है लोगों का
कि एक्सीडेंट हो, कोई फटीग हुआ हो या कोई इंजरी हो, तभी फिज़ियोथेरेपी करवाना ज़रूरी है, या तभी हमें फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी उसमें जाना चाहिए। बात सारी ये है कि वही बात है कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो मैं कहता हूँ कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि लोगों का जहन में यही है कि जी अगर कोई इंजरी हो जाएगी या खुदा ना खास्ता कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाएगी तो या कोई ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी का मतलब ये होता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है, आपकी वो बॉडी को किस तरह से वो फंक्शन करना चाहिए, किस तरह से उसको काम करना चाहिए, बेसिकली हम उसको देख रहे होते हैं। ऐसा है तो ये हो गया। मगर लोगों की यही माइंडसेट है कि हमें पेन हो रहा है उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया, आपको कहा कि पेन किलर ले लिया और उसे ठीक हो गया, वो उसको लॉन्गिट्यूड करे जा रहे हैं, मतलब उसको इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो एक डिजीज़ में कन्वर्ट हो गया है वो। अब तब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। शुरू से क्यों नहीं जाते? क्या वजूहत हैं? एजुकेशन की कमी है? अच्छा इमरान, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको वो एक बात आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि एक छोटा सा सदका जारिया अगर कर दें आपके तवज्जो से, मैं तमाम ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि एक कॉमन सी चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं लोअर बैक पेन, यानी कि कमर का दर्द हो गया, ये सर्वाइकल का यानी कि नेक का या गर्दन का दर्द हो गया। तो मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी ज़रा सा भी होता है तो उसको लाइट ना लें, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा पेन हुआ लोअर बैक पे और सर्वाइकल में या नेक में पेन होता है तो वो आप पेनाडोल ले लेते हैं या कोई भी पेन किलर ले लेते हैं, उस वक्त वो पेन तो ख़त्म कर देता है, लेकिन जो कॉज डेवलप हो रही है वो ख़त्म नहीं होती है। उसके लिए जाइए कि हम फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें जाके फ़ौरन। बिल्कुल ऐसे ही फिजियोथेरेपी करवाएं, और आप फिजियोथेरेपी ना भी करवाएं तो एटलीस्ट वो आपको ये फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये ज़रूर गाइड करेगा कि आपका पोस्चर किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि आप अक्सर देखें कि वो टेक्स नेक सिंड्रोम एक हमारे एक टर्म है, मतलब मैं उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाऊंगा। अक्सर लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो आजकल कॉमन हो गया है। कॉमन है, बिल्कुल ही कॉमन है। आप इवन कि आप जब सो रहे हो ना, आपका मोबाइल है, आपका एंगल ऐसे। तो अब आप ये देखें कि जो हमारी न्यूट्रल पोजीशन है और एक प्लस नेचुरल जो पोजीशन है, हम उसको चेंज कर रहे हैं। उसकी वजह से जो ना मसल्स टाइट हो जाते हैं या स्पैज़म डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से फिर आप बहुत सारी पैथोलॉजी डेवलप होने शुरू हो जाती है, आपकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। तो फिर ये इस चीज़ों को हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके तवज्जो से कि अगर आप इन चीज़ों को अपनी बॉडी को अलाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल रहेगा। लॉन्ग लाइफ आपको इंशाल्लाह कोई ऐसे इशू नहीं होगा। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, या जो फिटनेस के अंदर हैं उन लोगों को पता है, पोस्चरल पता है क्या पोस्चर होना चाहिए, ठीक है, मूवमेंट्स पता हैं। जो आम लोग हैं, आम ऑडियंस है, उनको नहीं पता इस बारे में। तो उनको क्यों नहीं पता, या किस तरह से हम उनको अवेयर कर सकते हैं इस बात के ऊपर या इस चीज़ नॉलेज के लिए? देखें, एक कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी मैं बात कर रहा हूँ तो बड़ा नपतुला जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम टाइम में और कम अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको जवाब दे दूँ, बिल्कुल इसी तरह से ऑथेंटिक जवाब दे दूँ, ठीक है ना। तो इमरान, अब यहाँ पर ये होता है कि मैं अगर इस तरह से बैठा हुआ हूँ, मैं कितनी देर बैठ सकता हूँ, बिल्कुल, नंबर एक। और अगर मैं इस पोजीशन में बैठ रहा हूँ तो मेरे कौन से मसल्स यूज़ हो रहे हैं, उन मसल्स में मैंने लोड कितना डाला हुआ है, ये पता ही नहीं है ना, ये पता ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि अब एक आदमी बैठा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर, मिसाल के तौर पर कॉमन सी हमारे यहाँ इसके ऊपर तो बहुत सारी रिसर्चेज हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा एक ही पोजीशन में बैठा हुआ बेचारा, वो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, सिर्फ लंच के लिए और वॉशरूम के लिए उठ रहा है, अदरवाइज वो एक ही पोजीशन। कुछ अर्से के बाद 4-6 महीने के बाद वो बैक पेन की कंप्लेन कर रहा होता है, फिर वो बैक केयर रख रहा होता है, बैक कुशन रख रहा होता है, और उस तरह से अगर उसको यही चीज़ बता दी जाए कि आपने पोस्चर बिल्कुल अपना अलाइन रखना है, तमाम जो मोहरें उसके ऊपर आपको पूरी बॉडी का वेट आना चाहिए, तो फिर तो ईजी हो जाएगी लाइफ, फिर पेन नहीं होता। उसके ऊपर प्लस ये है कि अगर आप लॉन्ग सिटिंग कर भी रहे हैं तो उसको एक्सरसाइज कौन सी बतानी है या करनी है, उसको कौन सी करनी चाहिए। हमेशा ऐसा होता है कि जी लोगों ने हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली या बच्चों को अपनी कमर पर चढ़वा दिया। यूजुअली फादर्स जो हैं ये करते होते हैं, तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वक्ती तो आराम हो जाता है लेकिन मसला वहीं का वहीं है। अगर आप यही अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग इस चीज़ को बड़ा इग्नोर करते हैं, वाटर इनटेक अगर आपका बॉडी में प्रॉपर है ना, कभी भी मसल स्पैज़म में या आपको बैक एक या नेक एक कभी भी नहीं होगा। तो ये आजकल आपने देखा होगा, चाहे वो जिम वाले हों, ऑफिस वाले हों या नॉर्मल लोग हों, सुबह उठे, ठीक है,
या फटीग है, थकन सी है, तो ये प्रॉब्लम हमारे सोने में है या हमारे उठने के बाद है? तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? हाँ, देखिए प्रॉब्लम स्टार्ट इस तरह से होती है कि हमारे पास बहुत सारे मसल्स हैं बॉडी में। अल्लाह ताला ने इंसान एक ऐसी तख्लीक बनाई है, एक बड़ी कैलकुलेटेड बनाई है अल्लाह ताला ने बॉडी बनाई है बेशक। और हर मसल्स का जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, हर सिस्टम अपना एक काम कर रहा है, ठीक है, सही है, और एक कैलकुलेटेड काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे मसल्स है, पोस्चर है हमारा पूरा पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है पूरा मसल ना। मैं एक ही पोजीशन में अगर सो जाऊं तो जब मैं उठूंगा तो यकीनन, क्योंकि उस लोड आपने पूरी रात या एटलीस्ट 4 से 6 घंटे आपने एक ही मसल्स के ऊपर लोड डाल के रखा, तो वो फटीग में चले जाते हैं। सोने के बाद तो पता ही नहीं लगेगा ना कि उसको क्या पता मैं किस सोने के पोजीशन में बाद सो पता रहा नहीं हूँ। चलता, लेकिन उठने के बाद तो पता चलता है। तो वो क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेके उसको आइडिया हो कि या मैं करवट लेता रहूँ या सीधा सोऊं या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? देखिए आइडियल जो पोजीशन है ना सोने की, वो है साइड लाइन सोना बहुत आइडियल पोजीशन है। उसमें जो है आपके मसल इतने प्रेशर में नहीं आते और सारे के सारे मसल बड़े रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें साइड लाइन पोजीशन को आप। साइड लाइन का पोजीशन मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि आप जो है सीधी करवट ले रहे हैं, सीधी करवट जब आप हाफ बॉडी को करवट लेते हैं, आधी करवट लेते हैं, तो उसको हम साइड लाइन कहते हैं। तो उस पर ये नहीं होगा अगर वो 8 घंटे या 5 घंटे उसी पोजीशन पे है, जो वहाँ से जो उसके मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन पे लोड आ रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा बनाया है कि जब मसल फटीग होने के लिए जा रहे होते हैं ना, कहीं की भी, खासतौर पे सोने की पोजीशन में, आपको नींद में खुद ब खुद पता चल रहा होता है, खुद ब खुद आप जो है वो करवट ले रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑटोमेटिकली। लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग गलती कर रहे होते हैं ना, खासतौर पर मैं यहाँ पर तस्करा करूँगा पिलो का। पिलो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सुना है। पिलो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिलो का लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हमें पिलो रखना कैसा है और कौन सा पिलो होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लोगों को हेडेक हो रहा होता है, लोगों को सर्वाइकल में, नेक में दर्द हो रहा होता है, अक्सर लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, सलाम नहीं फेर पा रहे, तो उसकी वजह सबसे स्टिफ हुई है आपके नाम, स्टिफ हो जाती है। तो इसमें ये नहीं है कि डॉक्टर आफाक के अगर वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर लें, लाइक अगर ये मेरे फॉर एग्जांपल ये नेक मसल्स हैं तो ये मेरे सर्वाइकल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह हम लोअर बैक की बात करें, जो मेरा कोर मसल्स है वो मेरे लोअर बैक को सपोर्ट कर रहा है, राइट? ऐसा ही है। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ भी लोगों को आगाही दें कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बाइसेप और ये बनाना ज़रूरी नहीं है। नहीं, देखें फिटनेस के अंदर देखिए मैं बात, अगर हम कॉमन सी एक बात करें और हम कॉमन लोगों की अगर हम बात करें, हम तो अभी बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा नहीं रहे, हालांकि ये मुझे आपसे डिस्कस करनी है। हाँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस इस चीज़ से कनेक्ट करती है, क्योंकि मैं फिटनेस को प्रमोट कर रहा हूँ और हेल्थ और साइंस के तरीके से। बिल्कुल, देखिए माशाल्लाह आप तो अच्छे ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जो बॉडी बिल्डर है ना, इनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। देखिए बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि मैंने अभी हम मसल्स की अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इमरान कि आपको कैलकुलेशन पता हो, आपको ये पता हो कि मैं कौन से मसल पे मुझे कितना वेट डालना है, कितनी उसके ऊपर रिपीटेशंस करनी है और कितनी लोड। हाँ, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए बॉडी बिल्डर्स को। हम अच्छा, इसके अपोजिट में एक और अगेंस्ट इसके बात करूं कि हम बॉडी बिल्डिंग तो बड़े शौक से जा रहे होते हैं, लेकिन क्या आपने वो डाइट ली है कि आपने प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स आपने अपनी बॉडी को दिए हैं, उस मसल्स को दिए हैं जिसके ऊपर आप वर्क करने जा रहे हैं? ऐसा नहीं कर, ऐसा वो सोचते आपने प्रॉपर अपने विटामिन्स न्यूट्रिशन दिए हैं, आपने प्रॉपर स्लीप कंप्लीट की है 7 to 9 आवर्स, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि एक चीज़ को लेके नहीं हो जाता कि बस ये किया तो मैं फिट हो गया, ऐसा नहीं होता, राइट? ऐसा ही है। अच्छा, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये होता है कि अक्सर हमारे यहाँ जो है ना, जवान जितने भी लड़के हैं माशाल्लाह, यंगर जो बच्चे हैं, सारे दिन वो मेहनत करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। अब उनकी बॉडी पूरे दिन मेहनत करने के बाद इतनी थक चुकी होती है, फिर वो शाम में चले जाते हैं जिम करने के लिए, तो ये सूटेबल टाइम नहीं है। तो क्या समझते हैं आप सूटेबल टाइम? मैं टाइम ये समझता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो कम से कम 3 से 6 घंटे या 4 घंटे एटलीस्ट आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए, रेस्ट है। उसके बाद फिर आप जिम में ऐड करें, और उसके बाद भी आपने क्या करना होता है ये आप बेहतर जानते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइज उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल, क्योंकि ना वर्कआउट जो है ना, मैं बताता हूँ 3 फेजेस के ऊपर डिपेंड होता है। आपका वार्म अप हो गया, अब उसके बाद आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो प्रॉपर वर्कआउट है, जिसको कहते हैं कंडीशनिंग। फिर देन उसके बाद हम आते हैं कूल डाउन के ऊपर। ऐसे ही है, हम ये लड़के नहीं कर रहे होते, वो लग गए तो फिर लग गए, उनको ये भी नहीं पता होता। ट्रेनर भी हायर नहीं करते ना, नहीं करते, उनको चाहिए कि एक ट्रेनर हायर कर लें। यहाँ पे हमारी बात हो रही है, हम
पेन के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ। तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं आते, बस एक कोई भी पेन किलर लिया और मसला हल हो गया। यही तो चीज़ है, गलत है। अब मतलब वो सोचते नहीं है। नहीं, हमारे पास वो नहीं है थिंक, वी डू नॉट थिंक कि हमें सोचना चाहिए यार ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाई। हम जब वाई पकड़ लेंगे ना तो चीज़ें खुद ही सुधरना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि आप बंदे के अंदर अपनी एक विल पावर होनी चाहिए। ऐसे ही है। और तीसरा मैं कहूँगा एक विल पावर है तो उसको पता है यार मैं इस इंटेंशन के लिए ये करना चाहता हूँ, तो ऐसा है। टारगेट सेट करना चाहिए। टारगेट सेट करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ टारगेट के साथ ना, टारगेट तो आप कर लोगे, आपके बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। आज आप मोटिवेट हुए यार, उसकी एक वीडियो देखी, कल से जाऊँगा, ख़त्म। तो मैं समझता हूँ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अक्सर डॉक्टर आफाक, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें हम बात कर रहे हैं। बहुत से इश्यूज़ हैं आजकल के। अब आते हैं हम एक जर्नल टर्म के ऊपर जो कि बहुत कॉमनली है। तो मैं चाहूँगा हम इसको थोड़ा सा डीपली इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि ये लोअर बैक के जो इश्यूज़ हैं आजकल के, हर दूसरे शख्स के साथ ये प्रॉब्लम है। चाहे वो जिम जा रहा हो, हालांकि वो एक्सरसाइज कर रहा है, सही है, ऑफिस वाला हो या कोई भी आम बंदा, ये प्रॉब्लम्स हैं। सही। तो इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को अवेयर करवाएं। ठीक है। अच्छा देखें, मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। लोअर बैक की ना कॉमन सी जो हमारी डिजीज़ है, उसमें ये होता है कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने सिटिंग कितनी देर तक कर ली। नंबर 1, कि आपने कितनी देर तक सिटिंग कर ली और किस पोजीशन में सिटिंग कर ली। फिर दूसरी तरफ आते हैं हम कि आपने वर्कलोड जो भी है, भले वो आपका चलने का काम है, बैठने का काम है, वेट उठाने वाला काम है, किस तरह से कर लिया और किस पोजीशन से कर लिया, किस एंगल से कर लिया। तीसरा जो होता है जिसकी वजह से कॉमन सी एक, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ऑडियंस को पता होगी बात, जब आपकी बॉडी में वाटर इनटेक कम होगा, मसल टाइट होंगे, मसल स्पेज़म डेवलप होगा। हम काम तो बहुत कर रहे हैं, हाँ काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर मसल्स, जब मैं बार बार ये मसल्स का लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये मसल सिर्फ एक मसल नहीं है, ये सपोर्ट है प्रॉपर, ये सपोर्ट है पूरी। और मसल्स जो है, मसल स्ट्रांग इज इक्वल टू योर बोन स्ट्रांग, ये बोन स्ट्रांग, ठीक है। और मसल्स भी जो है वो कोई एक चीज़ नहीं है, मसल के अंदर भी बहुत सारे फाइबर्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है और पता नहीं बला बला बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे काउंट कराने नहीं बैठ सकता। तो अगर आप मैं जो अमूमन अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि देखें, अगर आपने किसी भी डिजीज़ को या किसी भी पेन को या किसी भी कंडीशन को अगर आप फोकस करें बॉडी के अंदर ना, तो सेलुलर लेवल तक जाइए। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? सेल, एक बॉडी का जो सेल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपकी बॉडी बन रही है, तो एक सेल से। अब एक सेल क्या होता है कि फाइबर जो है ना वो बहुत सारे सेल से मिलके बन रहा है। सेल जो होता है, अब वो जब हेल्दी होता है कि जब आप प्रॉपर पानी पिएं, प्रॉपर डाइट लें, अपनी फ्रूट लें, पानी पिएं, मतलब जो आपकी जो खाने की अशिया हैं वो सब आप इस्तेमाल करें। तो दैट इज स्टार्ट हुआ अभी, लाइक एक दिन है आज, ये चलते एक हफ्ता हो गया, सही है। तो किस पोजीशन पे या किस टाइम के ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या पहले दिन चला जाए या एक दो दिन वो अपनी पेन किलर ले उसके बाद जाए? यार देखें इमरान, फिर बात वही है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी हैं ना, हाँ, वो बहुत अवॉइड करते हैं मेडिसिन की तरफ, कि मेडिसिन हम एडवाइस ना करें, हम उससे ही कर लेते हैं। देखें जब पेन होता है ना बैक एक पे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है पोजिशनिंग, आपकी पोजिशनिंग, ठीक है। अक्सर लोग, मैं बहुत मादर में करके दिखाना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जो है ना वो बिल्कुल ऐसे आगे होकर बैठते हैं, अब आप बैकवर्ड लीन हो जाते हैं, हाँ, और वो जाते हैं। अब इससे ये होता है कि जो आपका हिप है, हिप से जो है वो आप कर्व डेवलप हो जाता है, पेल्विक फ्लोर पूरा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? डिस्टर्ब हो जाता है, बैक एक पे पूरा लोड आ रहा होता है, आपके टमी का जो प्रेशर है, जो ब्रीथ का जो प्रेशर है, वो पूरा पीछे पोस्टीरियर साइड पर जा रहा होता है, और सारा का सारा लोड आपके लोअर बैक पे, स्पाइन पे आ रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो फिटनेस में लोग हैं, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ एक स्पोर्ट है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स है, तो वो एक अलग कॉम्पिटिशन वगैरह जो खेलते हैं, बाकी जो एक आम लोग हैं जैसे कि मैं फिटनेस वाला हूँ, नॉट द बॉडी बिल्डर। तो क्या हर ऑडियंस को, हर आदमी को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से फिटनेस में आए, चाहे वो घर पे करे या वॉक करे या कुछ भी करे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन लोग जब करेंगे जब उनको प्रॉपर पता हो। जैसे कि जो मैं भी बता रहा हूँ कि अक्सर लोग घरों में करते क्या है कि खाना खाया और लेट गए। नहीं, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा, पता सबको है,
हेल्थ सबको चाहिए, हाँ हर कोई ये चाहता है यार मैं अच्छा रहूं, बुखार ना हो, एवरीबडी नोज। बिल्कुल बिल्कुल। बस उनकी इंटेंशन उस तरफ नहीं आ रही है कि यार मुझे ये एक स्टेप लेना है अपनी लाइफ के लिए। सपोज स्मोकर्स हैं लाइक मी, हाँ पता है इंजूरियस फॉर हेल्थ, मगर हम पी रहे हैं फिर भी, ऐसा है ना। तो पता होता है हमें, मगर फिर भी हम स्टेप नहीं, वो मोटिवेशन नहीं आ रही या डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, ये है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि यार मेरे लिए ये सही नहीं है, और ये मैं मिसाल आपने एग्जांपल दी कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, मुझे पता है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके साथ उसकी सपोर्ट भी है, प्रिकॉशंस भी हैं, एहतियात भी है कि अगर मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ तो उसके अल्टरनेट में मुझे क्या फ़ौरन करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं पता। सही है। जैसे कि मैं लोअर बैक की बात कर रहा हूँ, तो लोअर बैक के बाद अगर आप थक गए हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी अपनी अलाइनमेंट कर लें, थोड़ी बहुत घर में अपनी मोबिलिटी अपनी बढ़ा लें, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला ही हल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है ताकि लोगों को अवेयर करें नहीं अपनी हेल्थ के लिए। मैं बहुत खुश हूँ इमरान कि आपने इतनी बड़ी चीज़ स्टार्ट की, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरे तवज्जो से मैं बहुत सारी अवेयरनेस देना चाहता हूँ, जो कि अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। इन द कमिंग इंशाल्लाह हम लोग और भी करेंगे, और हम डिफरेंट तरीके से भी इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि हम एक विद इन वन पॉडकास्ट वी कैन नॉट कवर ऑल द थिंग्स। नहीं ऐसा है, क्योंकि मैं क्लिनिक करता हूँ ना, तो मुझे पता है लोगों की कितनी कंप्लेंट्स है और कौन कौन सी कंप्लेंट्स है, तो मैं भी इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि ताकि लोगों को पैसे बच जाएं थोड़े से ना, इधर उधर जाने से बच जाएं, ताकि वो घर में ही थोड़ी सी अपने एहतियात करें। क्योंकि घर में ही आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग सीख लें, अगर हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे दें लोगों को कि वो अगर लोअर बैक है तो दीज हालांकि ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं ओवर द इंटरनेट, लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मगर एक गाइडेंस ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अब जैसे इसमें मैं जिम में कहूँ लोग विदाउट ट्रेनर ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक विद ट्रेनर है, तो एक अच्छा डिफरेंस ऐसे दिखता है हमें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आजकल जो है ना एक टर्म और यूज़ होती है, तो मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करना चाहूँगा, कायरोप्रैक्टर वर्सेस फिजियोथेरेपिस्ट। दोनों डिफरेंट है, तो मतलब वही तो डिफरेंस जानना। हाँ, डिफरेंट इन द सेंस कि देखें, अगर मैं एकेडमिकली इस बात को अगर ब्रीफ करूँ तो इमरान कायरोप्रैक्टर जो है लाइक डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा होता है वो, ठीक है। लेकिन मैं अगर फिजियोथेरेपी की बात करूँ तो फिजियोथेरेपी जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो वो 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है, प्लस 1 साल की हाउस जॉब है, उसके बाद फिर वो डॉक्टर बनता है। अच्छा, जो कायरोप्रैक्टर का जो काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरे विजन के या मेरे व्यू के मुताबिक जो है वो सिर्फ जॉइंट्स को अनलॉक कर रहे होते हैं वो। तो क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल करते हैं, हम खुद करते हैं क्लिनिक पे। तो फ़र्क क्या है लाइक? अब उसमें जो है ना वो सिर्फ अनलॉक वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि हमने कायरोप्रैक्टर मतलब अगर कोई जॉइंट्स पेन हो रहा है या स्पाइन में पेन हो रहा है तो वो उसको अनलॉक कर देते, पेन खत्म हो जाता है। वो आई थिंक वो अनअलाइन चीज़ों को अलाइन कर रहे होते हैं, आपकी बोन्स को, आपकी जॉइंट्स को, हाँ बिल्कुल, अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि वो उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। हम जो कर रहे होते हैं फिजियोथेरेपी, हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रिहैब कर रहा होता है। रिहैब इन द सेंस कि हम जो है जो पेशेंट जो होते हैं जो एम्पेयर्ड होते हैं, या एग्जाम्पल इसके तौर पे आप ले लो कि फालिज के पेशेंट हो गए, रेशे के जो पार्किंसन पेशेंट होते हैं वो हो गए, जो बेचारे जिनकी मोबिलिटी कम हो जाती है या चल फिर नहीं सकते, तो हम उनको रिहैब करके एडीएल्स में लेकर आ रहे होते हैं कि उसकी जो डेली लिविंग लाइफ है उसको हम बेहतर किस तरह से बनाते हैं, जैसा वो पहले था हम उसको वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर सेम पोजीशन होगा, पेशेंट अगर कायरोप्रैक्टर के पास जाता है तो उसका क्या काम होगा उनके लिए? सॉरी, अगर इसी कंडीशन का पेशेंट नहीं, अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो कायरोप्रैक्टर का काम नहीं है उसमें कायरोप्रैक्टर का काम नहीं है, उसमें कोई काम नहीं है। वो नॉर्मल पेशेंट है, बस आपकी अलाइनमेंट्स आउट हैं तो वो उसको ठीक करता है। वो शॉर्ट टर्म, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि वो शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर काम कर रहा होता है। मतलब कायरोप्रैक्टर इज लाइक अ शॉर्ट टर्म में आपके वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया, वो बाद में दोबारा कभी आ सकता है। बिल्कुल, कायरोप्रैक्टर कभी भी डिजीज पे काम नहीं करता, ये मेरा ख्याल है। तो किसी से हम कायरोप्रैक्टर को बुलाएंगे, इंटरव्यू करेंगे तो उनसे पता बहुत अच्छा रहेगा कि हमें हर डिपार्टमेंट से अवेयरनेस होनी चाहिए ना, ताकि मुझे जो आपका जो विजन है ना वो बड़ा प्यारा लग रहा है कि आप सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाके बिठा करके वो डिस्कस करना चाह रहे हो, इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही फील्ड की। तो हर कोई अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, ऐसे ही हर किसी की अपनी वैल्यूज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी मैं फिटनेस से हूँ, लोगों को मूवमेंट नहीं पता, दे डोंट नो कि प्लेन ऑफ मूवमेंट्स क्या हैं। ये हालांकि जो हमारी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो हमारी नेचुरल मूवमेंट्स के जरिए परफॉर्म हो रही होती हैं, जो हमारा नेचुरल मूवमेंट पैटर्न है। ऐसा ही है। इवन लोगों को ये नहीं पता जब वो वॉक कर रहे हैं
एलिवेटेड कब होगा हमारा और स्विंग फेस कब है। ये तो मूवमेंट्स आर मैटर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि वो किस तरह से अपनी मूवमेंट्स को अच्छा कर सकते हैं या अभी नहीं कर रहे, वो क्या क्या चीज़ों को नोटिस करें उनकी मूवमेंट अच्छी हो सकती है। अच्छा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं वही करूँगा कि अगर आपने मूवमेंट तो भी बड़ा सा लफ्ज़ दे दिया आपने मूवमेंट। हालांकि ये बड़ा सा लफ्ज़ है, यही मेरे ख्याल से बुनियादी चीज़ है। बुनियादी चीज़ यही है ना। आप मैं इसके थोड़े से मैं इसको बहुत अच्छे से समझाना इस तरह से चाहूँगा कि एक शख्स है जो कि बेचारा सजदा नहीं कर सकता, तो आप उससे पूछें कि सजदे की अहमियत क्या है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो मूवमेंट अगर आपने एनहेंस करनी है तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप चलते हैं ना जिस तरह से, आप अपनी चाल को बेहतर कर लें। चाल को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं आप कि आपने जो है वो लोग मैंने भी बहुत सारे लोग देखे कि वो चप्पलें घसीट के चल रहे होते हैं बेचारे, या बहुत स्लो चल रहे होते हैं। एक रिदमिक मूवमेंट होती है बॉडी की, ख़ासतौर पे मैं ये कहता हूँ कि आप वॉक कर लें। जब आप वॉक करते हैं ना तो उसके अंदर पूरी बॉडी की मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा, जब वॉक कर रहे होते हैं जो हमारा फुट होता है उसका यहाँ एलिवेशन कब है और स्विंग फेस कब है। सही कि हमें हील के ज़रिए उसको हील स्ट्राइक करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद और अलग करना क्या चाहिए, गेट साइकिल कहते हैं हम इसको, गेट साइकिल कहते हैं एग्जैक्टली। ये मैंने फिर पढ़ा था अपने पीटी के अंदर। तो एग्जैक्टली हमें अपने हील के ऊपर करना चाहिए या लैंड या फिंगर्स टो की साइड से लैंड करना चाहिए। जब हम गेट साइकिल की बात करते हैं ना तो हमारा गेट जो स्टार्ट होता है ही हील से ही है। ठीक है, हील से स्टार्ट होता है और फिर वो फुट फ्लैट होता है और उसके बाद वो फिर दोबारा से वो स्विंग फेज में जा रहा होता है। तो एक पूरा साइकिल है। अगर जैसे कि इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जब हम बहुत बारीकी से गेट पैटर्न को देख रहे होते हैं ना, पूरा एक साइकिल देख रहे होते हैं, तो हम इसको ये देखते हैं कि कौन सा वाला फेज जो है वो डिस्टर्ब है या इम्पेयर्ड है, हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको ये पढ़ाने बैठूँ तो लंबा लेक्चर पॉडकास्ट हमारे लिए ना काफ़ी होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पूरा गेट साइकिल है। लेकिन उसमें हम बाकायदा तौर पे उसको असिस्ट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ना उसको चला के दौड़ा के मतलब रिदमिक वॉक करा के हम असिस्ट कर रहे होते हैं कि उसका कौन सा वाला फेस इम्पेयर्ड हुआ है। एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पर कि आपने सुनी होगी ड्रॉप फुट ड्रॉप जो हो जाता है उसमें जो है वो कभी भी हील स्ट्राइक नहीं करता, वो पटक रहा होता है पैर को, तो वो उसको हम बेहतर बना रहे होते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर बंदा नोटिस करना शुरू कर दे, अवेयरनेस भी आ जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इटसेल्फ खुद ही सॉल्व हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना कॉमन से जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कर भी रहे होते हैं लेकिन पता नहीं होता उनको। एक तो ये पता नहीं होता, दूसरा उनको सीक्वेंस नहीं पता होती। सीक्वेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे 3 फेजेस के अंदर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना आपसे जिम रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगा। और बहुत से पेशेंट आपके पास आते भी होंगे और बहुत से नहीं आते। लाइक फॉर एग्जांपल किसी का फ्रोजन शोल्डर है, ये हो गया है, पता नहीं है क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, या उनका रेंज ऑफ मोशन स्ट्रिक्ट था, या मसल ज़्यादा फटीक थी, उन्होंने ओवर ट्रेनिंग कर ली, फिर भी वो कर रहे हैं एक्सरसाइज, जा रहे हैं दोबारा से, मगर वो कंसल्ट नहीं कर रहे हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके। सही। अच्छा, एक बड़ी कॉमन सी बात ये है इमरान कि ये जो हमारा शोल्डर है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ठीक है, किसी को भी जो है अगर किसी भी शख्स को अगर हाथ सिर्फ आगे से नहीं उठ रहा तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, उस शोल्डर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम असिस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इसको फ्रोजन शोल्डर नहीं था, इसको तो सुपर स्पाइनाइटिस टेंडनाइटिस था मिसाल के तौर पे। उसको तो जो है क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमें उसको असिस्ट करना होता है सबसे पहले। ठीक है, हमारा जो है वो असिस्ट करने के तरीक़ेकार वो फिजियोथेरेपिस्ट जो करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर उसकी ये फला मूवमेंट अगर इसकी पूरी है तो ठीक है, अगर ये रिस्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब हम डिक्लेयर करेंगे फ्रोजन शोल्डर है इसको। फ्रोजन शोल्डर है, हाँ। अगर डिक्लेयर हो गया फ्रोजन शोल्डर है देन क्या प्रोटोकॉल्स हैं? अच्छा, अब डिपेंड करता है ये कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक पेशेंट है तो उसको तो कॉमन सा है कि जी उसको फ्रोजन शोल्डर होना ही होना है। ठीक है, एज रिलेटेड भी होता है कि जैसे कि कोई 50 क्रॉस कर गया, आजकल तो यही कॉमन सा हो रहा है कि भाई 50 क्रॉस कर दिया तो उसकी जो जॉइंट्स हैं ना वो लिमिटेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, लिमिटेड होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं हर बार फिटनेस शुड बी द लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। फिर हम उसको किस तरह से असेस करते हैं, हम उसको देखते हैं कि उसके पेन की सीवियरिटी कितनी है और कौन कौन सी मूवमेंट में पेन हो रहा है।
हम जिस मूवमेंट में उसको पेन हो रहा है हम उसकी मूवमेंट को उस हिसाब से मूव करा रहे होते हैं ताकि उसकी रेंज भी बढ़ जाए और पेन भी ना हो। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल्स की, ठीक है, ड्यू टू द लाइफ स्टाइल में भी रात को सो रहे हैं, ठीक है, हमारा प्लो इज़ मैटर, जैसे आपने बताया कि प्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है हमारे सर्वाइकल के लिए। फिर रात को सोना, रील स्क्रॉल करना, दैट बैकवर्ड नेक बहुत सही है, ये कॉमन है, ये चल रहा है, ये कॉमन है। फिर आपकी रोटेशंस प्रॉब्लम हो जाती हैं, ऐसा है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए एडवाइस करेंगे अगर वो सो रहे हैं तो मोबाइल को कब तक साइड में रखना है सोने से पहले, इतने बजे भाई कि 2 घंटे पहले आप मोबाइल छोड़ दें फॉर एग्जांपल। ये आपने सोना है तो आपका पिलो कहाँ से, आपके स्कैपुला तक होना चाहिए या आपकी अपर बैक तक होना चाहिए या आपकी पूरी नेक जॉइंट पे होना चाहिए, और पिलो कौन सा होना चाहिए? देखें, आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। सोने के लिए एक तो आप बहुत सॉफ्ट पिलो लें, सॉफ्ट पिलो नंबर 1। आप सॉफ्ट कितना होना चाहिए? अच्छा, एक और चीज़ ऐड करूँगा उसके बाद आप कंप्लीट करिएगा। इसमें हाइट मैटर कर रही होती है पिलो की, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ आपको कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ से इस पॉडकास्ट के जरिए ना लोगों को रियल टेक ओवेज मिले। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा गाइड कर दूंगा कि आप बोलेंगे कि वाकई कोई काम की चीज़ बता के डॉक्टर साहब। एक तो ये कि सॉफ्ट हो पिलो आपका, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि उस पिलो की हाइट कितनी हो। कुछ लोग कहते पतला तके ले रहा हूँ, कुछ कहते डबल तके ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, पिलो की जो हाइट है ना वो इम्पोर्टेंट होती है आपकी शोल्डर की विड्थ के हिसाब से। शोल्डर की विड्थ, जो आपके शोल्डर की विड्थ है वही पिलो की हाइट होनी चाहिए, लाइक ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब आप साइड लाइन में जाते हैं ना, साइड लाइन पे सोते हैं, तो आपका नेक ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही होना चाहिए, भले आप साइड करवट लें या वो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कभी भी जो है आप पिलो पे अपना जो हेड रखेंगे ना वो उसके एज पर ना रखें। आप अपना हेड जो है, जो आपका पीछे के जो हेड होता है वो आप पिलो के बिल्कुल सेंटर में रखें। तो जब आप सेंटर में रखेंगे ना तो जो उसकी सराउंडिंग में जो एज है ना वो आपकी नेक को सपोर्ट कर रहा होता है, वो आपकी पैरेलल रहती है, पूरी नेक स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल स्टेबलाइज रहेगी नेक। तो वो एज पे अगर आप रखते हैं ना, हेड को एज पे रहते तो फिर वो गैप रहता है आपके गर्दन के पीछे ना गैप रहता है, तो उसकी वजह से सारी रात प्रेशर डेवलप होता है। सुबह जब उठते तो कहते वो स्टीफ हो गया मसल, यार क्या तो करें, ऐसा ही है। तो आपका पिलो का जो ये स्टैंडर्ड है, ये जितनी भी हम बात करें वो अभी हम शॉर्टकट बात करें बिल्कुल, फिर हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे और बाकायदा मैं इसको डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह अगर सपोज एक बंदे के हो गया या फ्रोजन नेक हो गया या उसके स्पाज़म आ गया, तो उसकी क्या ऐसी रिहैब है कि वो घर पे खुद ही कर सकता है? इसका बहुत आसान सा, मुझे बड़ा पसंद है ये जवाब देना, बिल्कुल कि 5 टाइम की नमाज पढ़े, सलाम प्रॉपर एंड रेंज तक जाके सलाम फेरे और सजदा लंबा कर ले। मैं तो देखा सलाम लोग यूँ करते हैं, बस इतने ही करते हैं, वही तो कह रहा हूं। या तो रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट है उनका। आप बिलीव करें ये नमाज जो है मजमू है पूरी एक्सरसाइज का, पूरी बॉडी का। आपने आई थिंक इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है ना, तो इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, मैं वो बिल्कुल लेके चलूँगा। तो उसमें ये है कि अगर आप, ये कॉमन सी बात है क्योंकि हर आदमी माशाल्लाह नमाज पढ़ता है तकरीबन लोग, तो उसमें ये है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो बिल्कुल एंड रेंज पर लेके जाए अपने नेक को, तो ये आपकी स्ट्रेचिंग, सेल्फ स्ट्रेचिंग हो जाती है। कैसे पता कि एक आम इंसान को मेरी एंड रेंज क्या है? हाँ, बात यह है कि अगर आप एंड एज पे जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं और आपको रिस्ट्रिक्शन आ रही है और उसके साथ अगर पेन आ रहा है तो इसका मतलब ये आपकी रेंज यहाँ तक नहीं है, आपको और ज़्यादा जाना चाहिए अगर पेन हो रहा है तो। अगर मैं बिल्कुल एंड तक जाऊँ और पीछे तक लेके जाऊँ तो मुझे मसल में लाइट सा स्ट्रेच फील होगा, सही है, पेन नहीं होगा, तो ये मेरी बिल्कुल एंड रेंज है। सही है ये। इसी तरह अगर हम बात करें, ये हमारी हो गई नेक की रेंज ऑफ मोशन हो गई, इसी तरह हमारे शोल्डर की हो गई, और आजकल एक कॉमन है नीज। हाँ ठीक है, आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपका जो नी की हड्डी को क्या कहते हैं, लेकिन हमारी पटेला क्या, हमारी सीरियसली बताओ, हमारी सेडेंटरी लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी है हम सब लोगों की, हम लोगों ने अपनी इतनी आसाइशें पाल रखी है कि हमारी वॉक नहीं है। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि हम ब्लेम जो है ना लाइफ स्टाइल के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, फिर किस पे करें? नहीं, चॉइस तो अपने पास है ना, आप खुद बना रहे हो वो लाइफ स्टाइल अपना, और फिर बोल दे तो लाइफ स्टाइल ही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने खुद नहीं ख़राब की हुई है। मतलब ब्लेम, हम एक ब्लेम दे देते हैं कि यार ये लाइफ स्टाइल ऐसा आजकल का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। हाँ, हमने खुद ही नहीं ख़राब किया, हालांकि आपके पास चॉइस है। मैं अगर बैठा हुआ हूँ
और मुझे जाना है अगर, तो मैं थोड़ी दूर भी जाऊंगा तो मैं फ़ौरन गाड़ी निकाल के जाऊंगा। हाँ, ऑफिस में बैठे हुए तो मैंने अपनी 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 जो बॉडी में ख़राब कर रहा हूँ या अपनी जो मेरी एक्टिविटी है उसको लिमिट अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें तो मेरा ही कसूर है ना। आपका ही कसूर है और आप उसके लिए सोच भी नहीं रहे हो, सोच भी नहीं रहे, तो इंटेंशन नहीं है ना, एक ऐसे ही है। तो टारगेट नहीं है। वो जो मैं सेडेंटरी लाइफ कर रहा हूँ वो अपनी खुद की कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस की नहीं, ऑडियंस की भी है, ठीक है। आप देखें अगर ऑफिस के अंदर जाए, बहुत सी इवन ऑफिस के अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लोगों ने इसको बना लिया लाइफ स्टाइल, ऐसे हालांकि ये है नहीं। हम नहीं है कि हम लाइफ स्टाइल को ब्लेम करें, बिल्कुल ऐसे ही लाइफ स्टाइल हम खुद बना रहे हैं अपनी। बिल्कुल। मैं अपने क्लाइंट्स को और अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं ना तो आप अपनी गाड़ी पार्क थोड़ा दूर करें ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी वॉक तो हो जाए आपकी। मैं इसी तरह से प्रमोट करता हूँ कि अगर आप ऑफिस में 1-1.5 घंटा हो गया आपको सिटिंग में, आजकल तो स्मार्ट वॉच आ जाएगी, ठीक है, रिमाइंडर लग जाता है, चलो भाई थोड़ा सा खड़े हो जाओ, तो आप 10-15 मिनट की वॉक कर लें ऑफिस के अंदर, कॉरिडोर में स्टेयर्स अप एंड डाउन कर लें, तो थोड़ी सी मोबिलिटी अच्छी हो जाती है, जो कि मसल हमारा स्टिफ हो गया है बैठे बैठे, वो कॉम्प्रेस होती जा रही है उसके अंदर जो वेंस है, वो थोड़ी दोबारा से जाग जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको जो है वो न्यूट्रिशन मसल्स को नहीं मिल रही होती प्रॉपर, तो इस वजह से वो ऐसा ही है, स्पेज़म में जाते हैं। तो बोन की इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड उसकी स्ट्रांगनेस मसल्स के ज़रिए सपोर्ट है या बोन एंड मसल्स आर डिफरेंट? नहीं, देखें बात वही है, मैं फिर वहीं पर बात करूँगा कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना आपकी बॉडी के अंदर वो डिपेंड करती है आपके न्यूट्रिशंस के ऊपर, ठीक है। आप जो है वो सीड्स ले नहीं रहे, दालें आप खा नहीं रहे, ठीक है, और उसके अलावा जो फैंसी, मैं तो उसको फैंसी खाने कहता हूँ कि जंक फूड ले लिया, फैंसी खाने ले लिए, नूडल्स ले लिए, मैक्रोनी ले ली, इसके ऊपर गुजारा चल रहा है, तो बॉडी को तो लग ही नहीं रहा ना, क्योंकि बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चीज़ें चाहिए प्रॉपर, आपको जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन D3, वो तो आपको दालों में और सब्जियों में और दूसरी चीज़ों में ना, वो तो आप ले ही नहीं रहे। तो कितना मुश्किल है ना इन सबकी कैलकुलेशन करना एक आम आदमी के लिए। इमरान आसान है। एक चीज़ हमारा फार्मूला होता है BMI का, बॉडी मास इंडेक्स वाला फार्मूला होता है हर थेरेपिस्ट के, किसी भी थेरेपिस्ट के। आप तो थेरेपिस्ट है ना, मैं एक आम ऑडियंस हूं, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता BMI। बिल्कुल आराम से ना आपको हम वेट कर लेंगे, आपकी हाइट चेंज कर लेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, आपको निकाल देंगे कि कितनी आपकी जो है ना कोलेस्ट्रॉल है या कितनी आपकी बॉडी होनी चाहिए एग्जैक्ट, उससे कैलकुलेशन निकल जाती है। तो आई थिंक ये हर बंदे को चाहिए कि अपना BMI चेक करवाए। बिल्कुल चाहिए। जो ये समझता है कि यार मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, जो ये समझता है कि मैं लाइफ टाइम अपनी बॉडी पे चलना चाहता हूँ, अपने पैरों पे चलना चाहता हूँ, अपनी सारी एक्टिविटीज़ मैं खुद से करना चाहता हूँ, तो उसको ये काम करना चाहिए। तो ऑडियंस जल्दी से जाएं और अपना BMI ज़रूर चेक करवाएं अगर आप लॉन्ग टाइम अपना आपको हेल्दी रहना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर आफाक ने कहा है। और वैसे भी आप डॉक्टर आफाक से भी रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पढ़े हैं ओवर द इंटरनेट के, यू कैन फाइंड आउट योर BMI हो गई हैं आपको, इतनी से आपने सिर्फ गूगल पे माइक पे बोलना होता है, वो सारी चीज़ें निकाल के दे दो। अब तो AI आ गया है, आसान हो गया। मगर कुछ नॉलेज ऐसी भी होती है कि वो पढ़ी हुई है, वो राइट नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है, या आपके जो साथ एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपको गाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात हो रही है, टाइम हमारे पास वैसे ही शॉर्ट है, हम वैसे ही डिले हो चुके हैं, सही है। तो सवालात और भी हैं मगर अभी नहीं जाने दूंगा मैं आपको, कुछ सवालात के बाद हम उसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ से जो कॉमन प्रॉब्लम है ना आजकल की हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के अंदर, वो हम जितना अभी कैटर कर सकें तो बिल्कुल वेल एंड गुड हो जाएगा। आपके ज़हन में जो है वो सवाल करें। जिम में लोग जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बस जाना है, डंबल उठाना है और बैठ जाना है। अब उनको उठाने की पोजीशन नहीं पता कि आपने ऑप्टिमल लोड कहाँ डालना है, ठीक है, गाइड आ रहा है एक बात ऐसे उठा लिया, उनको ही नहीं पता आपकी शिन बोन हो गया, आपका पेल्विक फ्लोर हो गया, आपकी लोअर बैक कहाँ पे हिट हो रही है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से उनको डंबल्स या कोई भी वेट उठाना चाहिए। देखें, यही तो काम वैसे आपका है, आप ट्रेनर है, लेकिन मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जो भी ट्रेनर होगा या जो भी जिम करने जा रहा है ना, उसको लाजमी तौर पे एंगल बताओ, ठीक है। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अगर बाइसेप बनाने हैं तो बाइसेप बनाने के लिए मुझे ये वाली मूवमेंट करनी है, लेकिन अगर इस मूवमेंट को मैं ज़रा सा ऐसे कर लूँ तो जो मेरा जो बाइसेप के ऊपर लोड आना था वो क्या हो गया,
फोर आर्म पे मूव हो गया, फोर आर्म पे मूव हो गया, वो फिर बाइसेप पे काम हो रहा है, उस पर ब्रेकोरेडियालिस और मसल्स के नाम है उसके ऊपर। तो क्या हुआ, दूसरा मसल भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसका मतलब फिर आप भाई आपके 2 मसल को फटीग में डाल रहे हैं। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम 2 मसल को पैरेलल ट्रेन कर रहे होते हैं, डिपेंड्स ऑन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं कि आपने अगर ग्रुप ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करना है तो उसकी अलग है, और अगर सिंगल मसल्स को अगर आपने इन्वॉल्व करना है तो उसकी एक्सरसाइज अलग है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। आइसोमेट्रिक हो अच्छा, मैं आइसोमेट्रिक से मुझे अच्छा याद आया, तो अच्छा जिम में आइसोमेट्रिक वर्कआउट ये होते हैं कि लाइक 1 मसल एक्सरसाइज होती है जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल मसल को टारगेट कर रहे होते हो, ये जिम में अंदर रहता है। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपकी करेक्शन कर दूं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है उसमें मूवमेंट नहीं होती। वो आपकी फिजियोथेरेपी में होती है, आई थिंक, सही है। आप एक होता है कि अगर मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ ना, तो वो मेरे मल्टी मसल मूवमेंट है, ठीक है, वो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हो गई। हाँ ठीक है, वो सही है। और ये कन्फ्यूजन है, आई थिंक इसको हम क्लियर कर लेते हैं, मे बी हो जाए आज क्लियर, कि अगर मैं बाइसेप लगा रहा हूँ तो ये सिंगल मसल मूवमेंट है मेरी ना, कि जिसमें मेरा सिर्फ बाय इन्वॉल्व है, तो दिस इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पर्सपेक्टिव, वो है कि आप उसमें रेंज ऑफ मोशन कुछ भी नहीं होता आपका, बस आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, राइट? वो रिहैब का पार्ट हो गया, आई थिंक। हाँ, बस वो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है आपने, कि उस मसल्स को टारगेट करते हुए आपने उस मसल्स को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है। ये भी रिहैब का एक बहुत अच्छा पार्ट है, मैंने देखा है। इस तरह आप कोर को अपने कर सकते हो, नेक मसल को कर सकते हो, किसी भी मसल्स को आप कर सकते हो। अगर आइसोमेट्रिक करो तो फिर उसमें कोई मोबिलिटी नहीं, बस आपने उसको वहीं पर ही उसी पोजीशन में आपने उसको टाइट और रिलैक्स करना है। अगर इसमें फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स हैं या नेक की रोटेशंस के इश्यूज हैं तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं आइसोमेट्रिक। बिल्कुल आइसोमेट्रिक तो हर जगह पे, हर मसल्स पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो आज एक अपनी वुमेंस के लिए कुछ एक कॉमन सा सवाल है आजकल, आफ्टर द सिजेरियन और डिलीवरी के बाद लोअर बैक के बहुत इश्यूज हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, और मैं थैंक यू इमरान, तुमने ये सवाल कर लिया सीरियसली, और कॉमन है, कॉमन है, ठीक है ना। इसमें एक तो ये होता है कि आपका जो वेट, टमी का जो वेट होता है ना, वो हैवी हो जाता है, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो प्रेशर है ना वो लोअर बैक पे जा रहा होता है, ठीक है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आइसोमेट्रिक टक इन टक आउट वाली एक्सरसाइज हो गई, बहुत सारी ऐसी कीगल एक्सरसाइजेज हो गई, कीगल एक्सरसाइजेज हो गई, वो हम टीच कर रहे होते हैं बाकायदा, उनको हम बता रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आपने जैसे कहा था कि हम कभी वर्कशॉप करेंगे तो इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज किस उसमें करा सकते हैं। तो ये बिफोर डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी? ये तो फ़ौरन मतलब ये जो है आपकी प्री एंड पोस्टमार्टम दोनों में ही आपको जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट होते होंगे जो ये परफॉर्म करवाते होंगे, तो उनके लिए उनको कंसल्ट करना चाहिए। हाँ इमरान, बाकायदा जो हमारी फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं वो डिज़ाइन करती हैं कि फर्स्ट मंथ में कौन कौन सी कितनी एक्सरसाइज करनी है, बाकायदा उसको रिपीटेशन हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस फीमेल को इस मंथ में ये वाली एक्सरसाइज करानी है और इतनी रिपीटेशन करानी है इतने रेस्ट के बाद। हर महीने उनकी फिर एक्सरसाइज चेंज होती है, मतलब हम उसको किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे होते हैं वो उनको हम गाइड कर रहे होते हैं। चलें, ये तो हो गया कि अभी है, अब जो लोग हुए, अब एक हो गया, ठीक है, 2 बच्चे हो गए फॉर एग्जांपल, या 4 बच्चे हो गए, ठीक है, सिजेरियन के हुआ, अब लोअर बैक के इश्यूज़ हैं, देन व्हाट नेक्स्ट? स्ट्रेचिंग कहाँ, कैसे लोअर बैक की स्ट्रेचिंग कैसे, उनको कैसे पता? बहुत सारी एक्सरसाइज है ना, मैं बता रहा हूँ कि फिर उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं। एक हम ये कह रहे हैं कि भाई बस हो गया ठीक है ना, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये जो लोअर बैक की है ना ये चलती रहती है, तो आपने क्या करना होता है, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है, इस तरह से स्ट्रेंथन करना होता है कि वो आपको पेन कोज ना करें और आपको बेड बाउंड ना कर दें, खुदा ना खास्ता, क्योंकि अक्सर लोग जो फीमेल होती है ना वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रही होती, अपने घर के कामों में वज़न भी उठा रही हैं और तरीके से जो है वो वेट भी उठा रही हैं, सारे काम कर रही हैं, तो अपनी बैक को ख्याल नहीं रख रही होती। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं 1-2 सवाल के ऊपर, देन इसको वाइंड अप करेंगे। आई नो कि यू फॉर अ लॉन्ग आवर या फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड हम एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं, लाइक आर्म क्रॉस हो गया या लेग क्रॉस हो गया या वन हैंड रेस्ट हो गया, तो नमनेस हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं प्लीज़। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर मैं इस तरह से आपको बताऊँगा कि अल्लाह ताला ने जो ना एक जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग की हुई है पूरी बॉडी की, बिल्कुल ठीक है। अब आप जब एक मसल्स के ऊपर या एक पोजीशन पे आप जब वेट डाल के रखते हैं ना, तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेंसरी स्टिमुलस, वो आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है,
ऐसे नहीं कि वो खुदा ना ऐसा ब्लॉक होकर ख़त्म हो जाता है, सर्टेन टाइम के लिए जो है ना, हाँ सर्टेन टाइम्स के लिए वो आपको बता रहा होता है कि जी नम फील हो रहा है, बाद आप यहाँ से पोजीशन चेंज करो, मुझे मूव करो, पोजीशन चेंज अच्छा करो मूव या करते हैं, move ठीक करो, हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो ये हो गया। अच्छा रिकवरी में हमारे जिम में ये होता है लाइक अगर रिकवरी है, कभी फ़ौरन से आपके स्पाज़म आ गया या स्ट्रेन आ गया, तो ये आपने हॉट पैक लगाने होते हैं, पैक हॉट पैक और कोल्ड पैक लगाने होते हैं। तो क्या है ये हॉट पैक और कोल्ड पैक की साइंस? गुड, क्या तुम मेरा ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया। अच्छा, हीटिंग पैड हम अप्लाई करते हैं अगर स्पैज़म ऐसा है जिसको हम थोड़ा सा कहते हैं कि भाई क्रोनिक में चला जाता है या सब एक्यूट में चला जाता है। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता व्हाट इज़ क्रोनिक एंड एक्यूट। हाँ, अच्छा यहाँ पर मैं चलो बता देता हूँ, बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो भी आपकी फटीगनेस है या मसल स्पैज़म में जा रहा है वो अगर 3 मंथ से पहले का है तो वो एक्यूट है। एक्यूट है। 3 से 7 तक अगर वो चला, 3 से 6 तक अगर वो चला गया तो सब एक्यूट है। उसके बाद फिर वो ऑल द वे क्रोनिक में हो गया, देन आपको तो लाजमी फिजियो से कंसल्ट करना होता है। अब इसमें भी अगर स्पैज़म है ना, तो स्पैज़म में भी हम देख रहे होते हैं कि हमने करना क्या है। एक्यूट का मतलब अगर कोई ऐसे प्रेशर से या कोई चीज़ ऐसी हिट हुई है चीज़ जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, पेन हो रहा है, तो हम आइस पैक अप्लाई कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि जी कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई होगी या कोई इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई होगी, तो हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं कोल्ड पैक। लेकिन अगर स्पैज़म में और कोई इंजरी नहीं हुई, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ या माइक्रो ट्रॉमा भी अगर नहीं हुआ खुदा ना खास्ता, और सिर्फ एक ऐसी है कि थकावट वाली आपकी कंप्लेन है, तो फिर हम अप्लाई करते हैं हीटिंग पैड। हीटिंग पैड भी 2 टाइप की होती है, एक मॉइस्ट होती है और एक ड्राई होती है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप मॉइस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपनी बॉडी में रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। ड्राई का मतलब ये होता है कि आपने अगर वो अप्लाई कर ली तो आपने उसके बाद फ़ौरन एक्सरसाइज करानी होती है। उसमें ये होता है कि आपने सिर्फ आप उसको मसल्स को थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया और फिर आपने उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा दी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफाक। थैंक यू इमरान। तो जाने से पहले अभी तो वाइंड अप नहीं करना है ना। जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ऑडियंस को कुछ ऐसी टिप्स दे के जाएँ, चाहे वो जिम से रिलेटेड हो या नॉर्मल रूटीन से हो या सेडेंटरी से हो, कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट या कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएँ जिनसे उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मैं मशवरा देना चाहूँगा, तो एक तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये अपना वाटर इंटेक प्रॉपर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करें और सांस की एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग जिस तरह से हम बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लंबा सांस खींचें, उसको होल्ड करें और फिर मुंह से स्लोली उसको बाहर निकाल दें। तो उससे ये होगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कि आपका स्टेमिना डेवलप होगा। जब आप वाटर इंटेक करते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब आपका स्टेमिना थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू हो जाता है और बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो फिर जो आपकी एक्टिविटी है, मोबिलिटी है, वो इनहेंस होना शुरू हो जाती है। तो काइंडली इसको थोड़ा सा कंसीडर करें। तो डॉक्टर आफाक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का आने का। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में या किसी और प्रोग्राम में, तो हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग के ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सो दिस इज़ इमरान एंड अब वक्त हुआ है कि वी आर साइनिंग ऑफ। उम्मीद है आपको बहुत सी बातें नहीं पता होंगी जो अभी पता लगी हैं और जो ऑलरेडी आप पहले से जानते होंगे। तो मिलते हैं फिर कभी किसी और एपिसोड्स में। अगर आपके कोई सवालात हैं इस कॉन्वर्जेसन के हवाले से या आपकी कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसको कैटर करेंगे अपने नए एपिसोड्स के अंदर। तो टिल देन स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।